नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं इरफान जामियावाला, सोशल एक्टिविस्ट, फिल्म डायरेक्टर, राइटर और आलोचक। समय समय पर समाज को श्रेणीबद्ध और क्रमबद्ध प्रक्रिया में लाने के लिए हर समाज में गुरु और शिक्षक और टीचर की आवश्यकता रही है और उन्होंने अपने शक्ति से, इच्छा शक्ति से, अपने प्रतिभा से और अपने पूरी तरह से समाज को जोड़ने का काम किया है। दोस्तों, गुरु भक्त आरुणी का नाम सुना होगा आपने। हमारे बीच उसी तरह से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जोड़कर, जहाँ पर ये अल्लाह मोहम्मद साहब की बात करते हैं, कहते हैं, वहीं पर ये साहब जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लेकर ओम शास्त्र शीर्ष पुरुष शास्त्राक्ष शास्त्र भूमि विश्व तो वृत्तवाद दशांगुलम कहने में ही जरा सा भी नहीं संकुचित होते हैं, जरा सा भी नहीं हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के मायनाज हस्ती, हिंदुस्तान के गुरु, इनको आप लोग भी जानते हैं और पूरी दुनिया जो है इनके तालीम से, इनके शिक्षा से रोशन और ताबनाक हो रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। उनका नाम है, आप सब खूब जानते हैं उन्हें, इन्होंने अपनी शिक्षा से लोगों को अचंभित कर दिया। सिर्फ एक ही नहीं, उन्होंने ट्रांसजेंडर में लोगों को पढ़ाया और तमाम लोगों को। तो आइए हम आज मुलाकात करते हैं हिंदुस्तान के मायना हस्ती गुरु रहमान सर से। रहमान सर, इनका नाम नहीं रहमान है, रहम करने वाले हैं और जहाँ तक मैंने लोगों से सुना सबके साथ रहम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ रहम करते हैं और उनका कहना है कि शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज हमारा जो मौजू है, हमारा जो चर्चा है वो आरक्षण के ऊपर है। तो आइए हम बात करते हैं गुरु रहमान साहब से। सवाल कीजिए सर से। रहमान साहब, हिंदुस्तान के मानव हस्तियों में से आपका नाम है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और लोगों को जोड़ने के लिए और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। आज हमारे समाज को कोड की तरह कहिए कि इस तमाम लोग बोलते हैं कि आरक्षण है, ये तमाम चीजें। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे थोड़ी सी, उसके बाद आरक्षण के बारे में बताएं कि क्या 341 जो सेक्शन 10 अगस्त 1950 को कांग्रेस ने हटा दिया मुसलमानों का रिजर्वेशन, और गलत किया या सही किया? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मतीउर रहमान है और मैं डॉक्टरेट किया था, उसके कारण डॉक्टर रहमान हुआ और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मुझे गुरु की उपाधि से विभूषित किया, इसलिए मैं गुरु रहमान कहा जाने लगा। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब भारतीय समाज और भारतीय सभ्यता से, चूंकि मेरा शोध का विषय है, मैंने गहनता से भारतीय समाज को देखा है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से भारत में रहने वाले उन तमाम लोग को जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। तो अगर ये व्यवस्था की गई है और कांग्रेस ने इसको हटाया है, तो कांग्रेस 341 जो कांग्रेस हटाया तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम भारत में रहते हैं, भारतीय संविधान का पालन करते हैं, भारतीय संस्कृति को ओढ़कर रखते हैं, तो वैसी परिस्थिति में जिस तरह की व्यवस्था अन्य लोगों के साथ है, उस तरह की व्यवस्था मुसलमानों में भी होनी चाहिए। ये क्या मजाक है कि कहीं पर कोई हिंदू जाति में कोई अगर मेहतर है तो उसको एससी कोटी में रख रहे हैं, मुसलमान में अगर कोई मेहतर है तो उसको आप ईबीसी में रख रहे हैं, अगर हिंदू जाति में कोई धोबी है तो एससी में है, और मुसलमान में अगर धोबी है तो वो आपको ईबीसी में है। निश्चित रूप से सबका विकास समान रूप से उसी समय तक होगा जब समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कहूंगा, विश्वास करता हूं उन पर कि मुसलमानों का जो हक है, पसंदीदा मुसलमानों का जो हक है, बिल्कुल नाजायज नहीं है। अगर लोग हम पर उंगली उठा के मैं हमारे सामने अगर डिस्कस करके बात करेंगे, मैं कुरान का हवाला दूंगा, सब चीज का हवाला दूंगा, संविधान का हवाला दूंगा। उनकी डिमांड जो है वो डिमांड 100% सत्य है। अगर इंसानियत की बात करें, अगर इस्लाम की बात करें, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, तो निश्चित रूप से एक साथ एक बार में दो आदमी के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं किया सकता है। मैं इसका 100% पक्षधर हूं। कांग्रेस की गलती थी कहने में कोई संकोच नहीं है।
और मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि आप इनका साथ दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रहमान साहब, आपने जो इतना बहुत ही जो सवाल उठाया था, हमने उस सवाल का बहुत ही छान करके जवाब दिया है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है ना, जो यहाँ पे जो भी मुसलमान है, जो पासमानदा मुसलमान है, वो चमार है, डोम है, हलगोर है, मिस्तर है, कुजरा है, कबारी है, बक्खो है, वो तमाम लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और सेम उसी हिंदू समाज में जो है डोम है, कुजरा है, कबारी है, नाई है, धोबी है, उसको आरक्षण दिया जा रहा है। अगर आरक्षण शेड्यूल के हिसाब से मिला, एक समाज में एक शेड्यूल के हिसाब से मिला, श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध प्रक्रिया में लाने के लिए मिला, स्टैटिफिकेशन के हिसाब से मिला, स्तरीकरण के हिसाब से मिला, तो हमारे साथ जो मुसलमान है, ये पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उनके साथ धोखा क्यों हुआ? इसके लिए आपने सरकार से सवाल किया, और अगर आपने सवाल किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार जो है, और भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार जो है, वो आपके सामने वाद विवाद करने के लिए उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में जो ज्ञान है, जो वेद का ज्ञान है, जो कुरान का ज्ञान है, जो आपका साइंस का ज्ञान है, जो आपका साइकोलॉजी और बायोलॉजी का ज्ञान है, वो तमाम चीजों में बहुत कम लोगों का है। और आपने अगर आवाज उठाया है सर, तो मैं एक छोटा सा भारतीय सिनेमा फिल्म का डायरेक्टर इरफान जामिया वाला और ये गुजारिश करता हूँ सरकार से कि मेरी बात न सुने तो समाज को जोड़ने के लिए, श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध प्रक्रिया में लाने के लिए भारत के सबसे बड़े जो टीचर गुरु रहमान सर है, उनकी बात सुने और सबको मुख्य धारा में लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुख्य धारा में ला करके जोड़े। और रहमान साहब, आप ये बताएं कि इसके लिए क्या कदम हम उठा सकते हैं कि सरकार को सोचने पर मजबूर हो जाए, और जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, वो करे, क्योंकि अभी तो सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं, वो भी तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप इस पे रोशनी डालें। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से इसके लिए तुष्टीकरण नीति के लिए दोषी नहीं मानूंगा। इसके लिए मूल रूप से दोषी हमारे मुस्लिम समाज का नेता बनने वाले लोग हैं। जैसे ओवैसी को मैं नहीं मानता, अकबरुद्दीन ओवैसी को मैं नहीं मानता। वे लोग मुसलमान के हितैषी हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए उन लोगों ने क्या किया? लड़ो मरो, यही काम किया। कभी ओवैसी के मुंह से आपने सुना है कि मुसलमानों को कलम उठाओ? कभी सुना अकबरुद्दीन ओवैसी के हिसाब से मुसलमानों को कलम उठाओ? मैं कहता हूं कि शिक्षा किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, आज किसी के बाप की बपौती नहीं है। वैसी परिस्थिति में अगर हमारे बीच, मुसलमानों के बीच ये बात फैलाई जाए कि आप कदम उठाइए ताकि ओवैसी जैसे लोग आपको दिग्भ्रमित नहीं करें। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि सबका विकास सबका साथ की जो आपकी नारा है, वो उसी समय चरितार्थ होगी जब वास्तव में यह धरातल पर आएगा और मुस्लिम समाज में भी जिनको नीचे रखा गया है और वो उनका हक नहीं मिल रहा है, उनका हक दिलवाएंगे। मुझे माननीय प्रधानमंत्री को पूरा विश्वास है, ओवैसी जैसे लोग बच के रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए भी गर्व का बात होगा और तमाम मुसलमानों के लिए भी गर्व का बात होगा कि कोई प्रधानमंत्री आया और उसने मुसलमानों के हक में इतना बड़ा काज कर दिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। आज हमारा शो जो था, उस शो का नाम है बिंदास बोल इंडिया। इंडिया को रिजेक्ट करता हूं मैं, और मैं नाम देता हूं बिंदास बोल भारत। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ बोला, बात किया और हमारे समाज को जोड़ने का काम किया, और शिक्षा सबके लिए बहुत आसान कर दिया। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग, आप जैसे शिक्षित अगर समाज को में रहेंगे तो कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा, सिर्फ भारतीय रहेगा। भारतीय सभ्यता संस्कृति आपके नाम से ही चलता है। और हिंदुस्तान में, चूंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं मुंबई दिल्ली हर जगह जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि आपने रहमान साहब को जानते हैं? तो हकीकत यह है कि मैं नहीं जानता था, मेरे दोस्त, तो मैंने सोचा कभी मेरी मुलाकात होगी। मैं सबसे मिला हूँ, चाहे बॉलीवुड के कितने बड़े लोग, सेलिब्रिटी हो तब हो, लेकिन आपसे मिलने की सदी ख्वाहिश थी मुझे। कभी कभी उर्दू इसलिए बोल देता हूँ कि लोगों को लगे कि मुसलमानों की उर्दू में जानता है, हिंदी संस्कृत में बात करता है, इसलिए। ठीक है, बहुत बहुत आज हमको इरफान भाई की बात दिल को टच कर देने वाली मिली। और निश्चित रूप से जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है। इस बदलाव को मैं क्रांति कहूं तो कोई उसमें अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि क्रांति में आमूल चूल परिवर्तन। और निसंदेह
मुसलमान आज पीछे हैं और अपने मुस्लिम नेताओं के कारण ही पीछे हैं। इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात छोड़िए, मुसलमानों का हक दीजिए और साथ ही साथ कलम को मूल आधार बनाइए ताकि उसी से हम अपने वजूद को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंसाफ प्रेस बिहार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हिंदुस्तान के मायनाज हस्ती शिक्षा के क्षेत्र में आवाज उठाने वाले रहमान साहब, मैं इनको टीचर नहीं मानता, मैं इनको सोशल मूविंग सोशल इंटेलेक्चुअल मानता हूँ, जो कि अपनी शिक्षा से समाज को जोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंसाफ एक्सप्रेस बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, खुदा हाफिज। इंसाफ एक्सप्रेस को और हमारे भाई ने बोला बिंदास बोले इंडिया, तो मैं इंडिया को तो नहीं मान रहा, यूनानियों को देना है। आपको बिंदास बोले भारत और इंसाफ एक्सप्रेस को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दिल की मर्म को सामने लाने का प्रयास किया। और एक बात सोचिए, हमारे तमाम नेता लोग जो बड़े बड़े लंबा लंबा लिफाफा देते हैं और एक दूसरे के बीच लड़वाने का प्रयास करते हैं, कम से कम एक दूसरे को पढ़वाने का प्रयास कीजिए, पढ़ाने का प्रयास कीजिए, पढ़ाने का प्रयास कीजिए और जिसका जो हक है उसे हक दिलाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कुरान का सबसे बड़ा शब्द है हकमारी, सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए हक, समान हक हमारे हुजूर ने कहा है, समान हक हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है। इसलिए सबको समान हक मिलना चाहिए। जय हिंद, खुदा हाफिज।